जो तमाम सियासी जमातें हैं उनको मालूम होना चाहिए कि बलूचिस्तान के अंदर ये जबर का माहौल पैदा क्यों किया गया है और वो कौन से कवानीन हैं जो अंग्रेजी अदवार से चले आ रहे हैं, जो पाकिस्तान की आज़ादी के तकरीबन 70 साल मुकम्मल होने को हैं, 75 साल, ये अभी तक इसी तरह कायम हो दायम है। कभी जो है जो साबका फाटा में हुआ करते थे वो बलूचिस्तान में अपने आब ताब के साथ कायम है। जो बलूचिस्तान में मौजूदा अनरेस्ट है उसके सियासी असरात हैं, इम्प्लिकेशंस हैं, उसमें सबसे पहला तो मेरे ख्याल में अभी जो ख़वातीन डॉक्टर मारंग, उनके साथियों के साथी ख़वातीन और बाकी दीगर जो BYC के दोस्तों का है, और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के भी बहुत सारे दोस्त अभी इसमें इस वक्त गिरफ्तार हैं। दीगर जो आप सियासी जमातें सारी तशरीफ़ फरमा हैं, आप सब के दोस्तों के अगेंस्ट एक जो इंस्ट्रूमेंट है, लीगल इंस्ट्रूमेंट है जो इस्तेमाल किया जाता है, वो 3 MPO है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक आर्डर। ये मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक आर्डर ये कानूनी यानी ब्रिटिश दौर का एक कानून था। जब अंग्रेज दौर में उनकी जबरी पॉलिसियों के खिलाफ जब बरसगीर के अवाम जब उठ खड़े होते थे तो अंग्रेज मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक आर्डर जो सिर्फ और सिर्फ अफवाह की बुनियाद पर किसी भी सियासी कारकुन को कि जी ये दहशतगर्द हो सकता है, ये तखरीबकार हो सकता है, वो अफवाह की बुनियाद पर, अकायद की बुनियाद पर, फैक्ट की बुनियाद पर नहीं होता है। उसकी बुनियाद पर डिप्टी कमिश्नर जो है 3 MPO के तहत 3 महीने तक किसी भी सियासी रहनुमा को और कारकुन को जो है उसमें नजरबंद या बंद रख सकता है थाने में या जेल में, और 3 तकरीबन महीने तक कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट ने अपने कुछ फैसलों में ये कहा है कि 3 महीने के बाद हाई कोर्ट की जो है एक कमेटी या बोर्ड बननी चाहिए जो इसका तयन करे। हालांकि वो भी अदालत को सोचना चाहिए था कि ये पाकिस्तान के मौजूदा आहीन में जो फंडामेंटल राइट्स है, बुनियादी इंसानी हकूक है, जो आर्टिकल 8 से शुरू होकर आर्टिकल 28 तक 29 तक जाता है, ये उसकी सरासर खिलाफ वर्जी है। इसमें जो 5-6 चीजें हैं, डिटेंशन विदाउट ट्रायल्स है, एक्सटेंशन ऑफ डिटेंशन है, जो अरेस्ट विदाउट वारंट है। MPO में ये भी है कि आपको कोई वारंट की जरूरत नहीं, रात गए आपके घर के दरवाजे पे आके आपको उठा के ले जाएंगे। ये जबरी लापता करने का जो एक थोड़ा सा और सिस्टमेटिक जो है तरीक़ाकार है। तो हम तमाम सियासी जमातों को बिलखुसूस बलूचिस्तान में जारी हमारी ये जद्दोजहद जो तफसीलन हम बताएंगे, जिस तरह सरदार अख्तर मेंगल साहब ने एजेंडे में बताया कि हमारे वसाइल हैं, कुदरती वसाइल हैं, बलूचिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत है, बलूचिस्तान के आइन से जो भी मावरा यहाँ पर अमल है उसको रोकने के लिए ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनके खिलाफ हमें सबको एक हमआहंगी करनी चाहिए, या हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे जाएं, कोर्ट्स में जाएं, या बलूचिस्तान पे बहुत बड़ी सतह पर इस पर तहरीक कोई का आगाज करें। इसके अलावा जो 4th शेड्यूल है वो जो इंट्रोड्यूस हुआ एंटी टेररिस्ट एक्ट जब आया था 1997 में, उसका शिक नंबर 11EE है। जो 4th शेड्यूल है ये पहले मौजूद नहीं होता था, अंग्रेज वक्त में भी इस पे था। तो इसमें यह है कि आप कोई भी सस्पेक्ट यानी किसी पे भी कोई शक है उसको बुनियाद बनाकर 4th शेड्यूल में उसका नाम डाला जा सकता है। रोजाना की बुनियाद पर हफ्तावारा और माहाना तौर पर वो पुलिस स्टेशन या नजदीक के जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो आपको बुलाएंगे, वो आपको पाबंद कर सकते हैं कि आप तालीमी इदारों में ना जाएं, वो आपको पाबंद करेंगे कि आप दफातर में ना जाएं, वो आपको पाबंद करेंगे 4th शेड्यूल के तहत कि आप किसी सियासी तहरीक का हिस्सा न बने, किसी सियासी एक्टिविटीज में हिस्सा न लें। तो 3 MPO 4th शेड्यूल ये अंग्रेजी अदवार के बकायाजात कावानीन है जो बलूचिस्तान में आब और ताब के साथ अभी तक अमल दरामद हो रहा है। इसके अलावा जो एक अहम बलूचिस्तान को मसला दरपेश है गुज़श्ता 20 सालों से, जिसने BYC की तहरीक को जन्म दिया, जिसने बलूचिस्तान के अंदर औरतों को घरों से निकलने पर मजबूर किया, वो है बलूचिस्तान में जबरी तौर पर लापता अफराद को लापता करने का। यूनाइटेड नेशन का एक वर्किंग ग्रुप है जिसको UN वर्किंग ग्रुप ऑन इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस कहते हैं, उसने दुनिया के अंदर तमाम इस तरह के केसेस को डॉक्यूमेंट किया है। फिर उसने कुछ कवानीन भी मुरतब किए हैं और उनसे तमाम ममालिक जो इंसानी हकूक पर, इस्लामी हकूक पर, दुनिया के मुसल्लमा हकूक पर जो है बिलीव रखते हैं, उन सब ने तकरीबन उस कानून के ऊपर दस्तखत भी किए हैं और उन्होंने डोमेस्टिकेशन ऑफ लॉज जिसको कहते हैं कि उस इंटरनेशनल कानून को अपने मुल्की कानून में भी आके उसको इनकॉर्पोरेट किया है, आइन का हिस्सा बनाया। आपको याद होगा सरदार अख्तर मेंगल साहब ने गुज़िश्ता असेंबली में 2 दफा इस बिल को पेश करने की कोशिश की, जो बाद में कौमी असेंबली से भी गायब कर दिया गया। हत्ता कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का भी इसके हवाले से ऑर्डर है कि पाकिस्तान अपने कवानीन में जो इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस को इसको क्राइम करार दे और इसके ऊपर कानून साजी करे। 20 साल का अरसा गुजरा, बलूचिस्तान में जो सबसे ज्यादा दर्द, कर्ब, महरूमियां, मजबूरियां, प्रोटेस्ट, एहतजाज और हमें इस हाल तक बैठने पर मजबूर करने वाले जो कवानीन है वो ये जबरी लापता अफराद का है। तो ये 3 जो है इंपॉर्टेंट
लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल, ह्यूमन राइट्स इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इस पे हम चाहते हैं कि आप पॉलिटिकल पार्टीज में हमें एक कंसेंसस डेवलप होनी चाहिए कि इसका तदारुक कैसे किया जाए। आज तो अगर बलूचिस्तान के अवाम, पश्तूनख्वा के अवाम, कुछ सिंध के अवाम, पंजाब में भी हुई है लापता अफराद, पीटीआई के भी हैं, तो इस हवाले से कैसी कंसेंसस हो कि सिर्फ मुजामती बयान से हटकर हम इसके ऊपर आप लोगों की राय और तजावीज़ को है ताकि उस डिक्लेरेशन का हिस्सा बना सकें। जिस तरह हमने कहा कि ये जबरी कवानीन मुसल्लत क्यों किए जाते हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल। बलूचिस्तान में इस वक्त 82 के करब मचालिक और नॉन मचालिक मिनरल्स हैं। बलूचिस्तान में 1 यूनिट से कबल जब पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड को 1969 में जो है पहला लीज दिया गया, ये जरा नोट कर लेना, और अभी तक मैं आपको फिर पीपीएल की हकीकत बताऊंगा। तो 1969 में 1 यूनिट था, उस वक्त कोई कॉन्स्टिट्यूशन था नहीं, एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के तहत उसको दिया गया। उसके बाद हमारे आबाओ अजदाद, तमाम सियासी जमातों के आबाओ अजदाद ने मुसलसल ये बात की है कि सूबाई खुद मुख्तारी की बुनियादी वजह यह है कि अपने वसाइल पर हक़ आकिमियत, अपने वसाइल पर इख्तियार, ताकि हम अपने वसाइल को, कुछ सूबे जो हैं वो पानी के एतबार से, ज़राअत के एतबार से जो हैं बेहतर हैं, अपनी मईशत को बेहतर बना सकते हैं। कुछ सूबों में तेल है, गैस है, रेत है, बजरी है, नेफ्राइट है, लिथियम है, दुनिया के 80-82 जो हैं वो मादनियात है, वो इस्तेमाल करके अपने लोगों की जिंदगी बेहतर बनाएं, उस पर उनको इख्तियार दिया जाए। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि मुसलसल कोशिशों के बावजूद 2010 तक, गो के कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज शामिल थी, 2010 तक जब तक 18 अमेंडमेंट नहीं आया था, तेल और गैस पर तो सूबों को कोई इख्तियार नहीं था, बाकी मादनियात को जो है कंकरेंट लिस्ट या दूसरे में वेग रखा गया था। वेग मीन वो ऐसे रखा गया था कि जो सूबे अगर उस पर बात करते तो वो कहते, क्योंकि उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर था कि जो फेडरल लॉ था, फेडरल लेजिस्लेशन थी, फेडरल पॉलिसीज थी, वो सुपरसीड करती थी प्रोविंशियल लेजिस्लेशन को, तो उसके तहत जो है बलूचिस्तान को आज तक वसाइल पर इख्तियार नहीं दिया गया। बिलखुसूस अभी कुछ दिनों से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है जो माइंस एंड मिनरल एक्ट के हवाले से है। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूंगा और इसके हवाले से, क्योंकि तमाम सियासी जमातों के हवाले से तशवीश का इज़हार किया है, लेकिन बलूचिस्तान बिलखुसूस पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के हवाले से एक मुत्तफ़क़ा अमहांगी पर बुनियाद एक पॉलिसी स्टेटमेंट या एक मूवमेंट या तहरीक शुरू नहीं की जा सकी। सोशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का नाम आपने सुना होगा, जो जून 2023 में फेडरल गवर्नमेंट में बनाया गया। ये एक हाइब्रिड इंस्टीट्यूशन है। हाइब्रिड से मुराद ये है कि इसमें हमारी मिलिट्री, आर्म फोर्सेस और जो मौजूदा गवर्नमेंट है उनके लोग जो हैं इसका हिस्सा हैं, और इसमें तकरीबन 3 कमेटियां, एपेक्स, एग्जीक्यूटिव, इम्प्लीमेंटेशन। इसमें छोटे सूबों की कोई इतनी बड़ी नुमाइंदगी नहीं है। चीफ मिनिस्टर को बुलाया जाता है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर फिर इलेक्शंस रिग किए जाते हैं तो चीफ मिनिस्टर उनकी मर्जी और मंशा का होता है।